नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आज श्री राम जन्मभूमि परिसर यानी कि अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या पहुंचकर जनता को संबोधित करते नजर आए। क्या कुछ अपने संबोधन में आखिर उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया तो स्वाभाविक रूप से आज के समारोह में जब प्रतिष्ठा द्वादशी के इस अवसर पर माता अन्नपूर्णा के मंदिर में सनातन धर्म की ध्वजा का आरोहण का कार्य वह कर रहे थे तो उन्हें मैंने अत्यंत भावुक होते हुए भी देखा है। मैं इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए उनका उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश के वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन और सेवी राम भक्तों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, स्वतंत्र भारत के बाद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अनेक पड़ाव अयोध्या ने देखे हैं। अयोध्या जिसके नाम से ये एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से, मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। वही अयोध्या पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में उन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। याद करिए, 5 अगस्त 2020 जब पहली बार स्वतंत्र भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या धाम में पधारे और उन्होंने अपने कर अयोध्या में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर अन्नपूर्णा मंदिर में झंडा फहराया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचे, झंडा फहराते नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ के संग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। अयोध्या में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिष्ठा द्वादशी और रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की पूजा अर्चना की। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूजा अर्चना करते नजर आए। अयोध्या की धरती पहुंच, रामलला की धरती पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ रखते नजर आ रहे हैं। मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर का भी दौरा किया है। आपको बताते चले, यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, प्रार्थना की।
बढ़ते हैं खबरों में आगे। साधना समूह के विकसित भारत 2047 पर उत्तर प्रदेश की भूमिका पर विशेष चर्चा हुई है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की भूमिका पर विशेष चर्चा हुई। भारत 2047 पर, विकसित भारत 2047 पर उत्तर प्रदेश की भूमिका पर यहां पर विशेष चर्चा हुई। आपको बता दें क्राउन प्लाजा नोएडा मयूर विहार में ये चर्चा हुई है। आपको बताते चले, साधना समूह के विकसित भारत 2047 पर उत्तर प्रदेश की भूमिका पर विशेष चर्चा यहां पर हुई है। क्राउन प्लाजा नोएडा मयूर विहार में यह चर्चा घटित हुई। आपको बता दें कि विकसित भारत 2047 जो इस समय उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एक अहम मुद्दा है, उसमें ही अहम चर्चा हुई है। क्राउन प्लाजा नोएडा मयूर विहार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कई गणमान्य लोगों ने अपनी बात रखी। उन्होंने आखिर अपने इस बातचीत में क्या कुछ कहा है, सुनिए। कुछ विचार हमारे अधूरे रह गए थे क्योंकि कुछ गेस्ट हमारे थोड़ा लेट पहुंचे और कुछ गेस्ट ऐसे थे जिनको हमने पूरा समय नहीं दिया। और विकसित भारत 2047 के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसमें आप सबकी भूमिका बहुत अहम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साधना न्यूज नेटवर्क के सभी चैनल्स पे आप इस समय लाइव हैं और जो विचार आपके हैं ये विचार लगातार आने वाले एक सप्ताह तक हमारे चैनल्स में आपको दिखाया जाएगा और आपके विचार रखे जाएंगे, क्योंकि मेरे यहां पे तमाम ऐसे लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से हैं और अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब विकसित भारत की बात आती है तो निश्चित रूप से उनकी जो कथनी है उसको आम दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और मैं शुरुआत करूंगा, मेरे साथ पुलिस डिपार्टमेंट के रिटायर्ड अधिकारी हैं, मैं उनसे पूछूंगा। सर, आप पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए, दिल्ली पुलिस से। विकसित भारत की हम बातचीत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या विचार हैं आपके? विकसित भारत के लिए हमें अपना जो विकास का एजेंडा, इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी लास्ट मंथ जापान गया था। जापान ने भी वही चीज झेली थी जो 1945 में, वो वहां से जब युद्ध बंद हुआ और उसी समय 47 में हम हुए और ये 2047 वाला है। तो जापान की जो तरक्की है वो मैंने देखी, करीब, ज्यादा नहीं बोलूंगा तो करीब 10-15 गुना हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा है। और अब मोदी जी का भी जो विजन है और जिस तरीके से हम सारे क्षेत्र को मैं तो अर्थव्यवस्था की बात, क्योंकि इसके बाद मैं ज्यादातर अब स्टॉक्स वगैरह में डील करता हूँ, ये अपना शेयर ट्रेडिंग वगैरह का मेरा अपना एक ऑफिस है, वहां मैं बैठता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे लोग जो है वो अब पैसे की बात जो है करते हैं और हम इससे हमारा जो बोलने का ढंग है वो देश के बाहर भी सुना जाता है, हमारे लोगों को समझा जाता है, जो पहले शायद इतना नहीं था। निश्चित ही रूप से मोदी जी के आने से या भारतीय जनता पार्टी के आने से एक बहुत बड़ा आत्मबल मिला है सबको। और जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, मैं बिल्कुल वो हूं कि हम जो तीसरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, पांचवी चौथी से अब तीसरी पे आ जाएंगे, तो वो होके रहेगा और आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। धन्यवाद। तो राजेश जी ने एक बड़ी बात करी। देखिए, बात करने वाला व्यक्ति, क्योंकि खास तौर से इस देश में दो भाग हैं, जो सही और गलत की बात करते हैं, लेकिन तथ्यात्मक बात पर अगर जब आप कोई बात अपनी रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका आधार मजबूत होता है। इसी क्रम में हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं, डॉक्टर सचिन गोयल जी हैं। डॉक्टर साहब, हेयर ट्रांसप्लांटेशन का काम है, तमाम जो गंजे लोग हैं उनको आप बाल पहना रहे हैं और बाल लगवा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, तो ये भी विकसित भारत में तो आता है? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ज्यादा पैसे चार्ज कर, ये मैं देख रहा हूं, अब ज्यादा लोग बाल लगाने लगे। लोग ज्यादा गंजे अब हो रहे हैं या लोग ज्यादा बाल लगवा रहे हैं? सर, लोगों को मतलब अब अपनी डेवलपमेंट खुद कर रहे हैं लोग, अपना मतलब अपना बेसिकली अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। पहले नहीं देते थे, अब जैसे ए कंट्रीज की बात करो, ए सिटीज की बात करो, तो लोग अपने पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसलिए बालों का ट्रीटमेंट आपने देखा होगा, काफी नंबर ऑफ चीजें आई, बड़े बड़े ब्रांड्स आए और ट्रिलियंस के ऊपर आप इन्होंने ब्रांडिंग को कवरअप किया, सारी चीजें करी और फंडिंग लेकर आए, 100-100 करोड़ रुपए की फंडिंग लेकर आए मतलब बालों के ऊपर। और इतना ट्रांसप्लांट का बिजनेस चल रहा है, हेयर का ट्रीटमेंट चल रहा है, बालों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है सारी सिटीज के अंदर। अच्छा, एक बात यहां से, क्योंकि विकसित भारत की बात हो रही है तो निश्चित रूप से आपने काफी अच्छा विकास किया है, बातचीत में लग रहा है। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम जो लोग हैं, कल को उन्हें कोई आपके बालों से संबंधित अगर उन्हें कोई आपसे कोई डिस्काउंट चाहिए तो क्या आप इस बात का आश्वासन देंगे? 100% आपके मतलब विकसित भारत में आए हैं तो जरूर 100%
आप आइए, कभी भी डिस्काउंट की बात तो सर आपके ऊपर है, जितना मर्जी दे दीजिए। थैंक यू सर। तो यही विकसित भारत ये भी है, भाईचारा है, अपनापन है, और मुझे लगता है कि यही देश को जोड़ता भी है, और ये मोदी सरकार की यही सबसे बड़ी उनकी पहल है और उनकी भूमिका है। हमारे साथ सुशील सूद नाम के व्यक्ति हैं यहाँ पे, रियल एस्टेट का काम करते हैं और बिना फीस लिए किसी का कोई काम आप करते नहीं है, तो विकसित भारत में ये भी एक अपने आप में एक पार्ट है। रियल एस्टेट की हम बात करें, पहले लोग किराए के मकान लेते थे और अब लोग मकान ले रहे हैं, क्योंकि फ्लैट्स में देखता हूं नोएडा में काफी बन रहे हैं, एनसीआर में। तो क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार में 2014 के बाद से क्या लोगों का रियल एस्टेट में किस प्रकार का आपके विचार हैं, और आप क्या सोचते, रियल एस्टेट की क्या स्थिति हुई है 2014 के बाद से? सर 2014 के बाद जो रेरा आया है रियल एस्टेट में, वो बहुत अच्छा स्कीम लेके आए हैं ये रेरा की वजह से, और आगे ही लेके आएंगे, और इसको मतलब पहले से ज्यादा बेटर हुआ है रियल एस्टेट में। और जैसे पहले प्रॉपर्टी लेना एक डिफिकल्ट हुआ करता था, आजकल बहुत इजी हो गया है, जैसे कि लोन वगैरह भी बहुत इजी हो गए हैं, और प्रॉपर्टी की वैल्यू मतलब काफी पहले से ज्यादा बेटर हो गई है। तो आप मानते हैं कि विकास का स्तर बढ़ा है पिछले 10 सालों में, मोदी जी के कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में? जी बिल्कुल बढ़ा है, योगी जी के कार्यकाल में बिल्कुल बढ़ा है सर। उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, अगर मैं उसके बारे में पूछूं, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी है सर, उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बहुत बढ़िया है, योगी जी ने बहुत कंट्रोल किया है सर। बड़ी बात, योगी सरकार की भी तारीफ यहां पे हो रही है। हम बात महिलाओं की जरूर करेंगे, क्योंकि महिलाओं से ही कहीं ना कहीं क्योंकि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलता है उसमें अधिकांश प्रतिशत महिलाओं का जरूर रहा है, और उसी क्रम में हम बात करेंगे। पूजा जी, आप नोएडा में काफी वर्षों से आप यहां पे रह रही हैं, कॉर्पोरेट कंपनी में आप काम भी कर रही हैं। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें योगी सरकार के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे आप योगी सरकार के बारे में? यही बोलना चाहूंगी कि पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बहुत आउटर नोएडा में रहती हूं, जो कि कुछ टाइम पहले तक बहुत सुनसान और बहुत सेफ नहीं था। बट अभी अगर करंटली देखें तो पुलिस आपको रात में भी खड़ी हुई मिलती है, उस वे में सिक्योरिटी वाइज आपकी एक कॉल पे सारे काम होते हैं, एक्शंस फास्ट होते हैं, तो बहुत बेटर हुआ है। निश्चित रूप से काम अच्छा हो रहा है, तभी हमने आज का टॉपिक भी रखा विकसित भारत 2047। हमारे साथ पूर्व शिक्षिका हैं, गृहिणी हैं, श्रीमती पल्लवी सिंह जी। मैम, क्योंकि आप एक शिक्षिका हैं, क्योंकि शिक्षिका और जो शिक्षक वही इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। विकसित भारत 2047 की हम बातचीत कर रहे हैं, क्या विचार हैं आपके? तो इसके लिए सारी चीजों का बराबर का विकास होना चाहिए। शिक्षा, जिसका समान शिक्षा अधिकार मेरा मानना है, किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं, जो जिसके काबिल है उसको उसी तरह का शिक्षा भी मिले, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। दूसरी बात, ये सुरक्षा से रिलेटेड बोल रहे थे, सुरक्षा, और जिसका मैं जो पढ़ती हूँ और देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ा काम ये गिफ्ट सिटी के नाम से गुजरात में बना रहे हैं। अभी तक हम जानते थे कि सुरक्षा की सारी डील्स जो है आयरलैंड में हुआ करती थी, कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन और रिलेटेबल चीजों को लेकर के सारे सुरक्षा समझौते आयरलैंड में किए जाते थे। बट वो गिफ्ट सिटी में अब वो इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि सुरक्षा की जितनी बड़ी डील्स हुआ करेंगी वो गिफ्ट सिटी में हुआ करेंगी। तो वो ऑब्वियसली हमारे देश को एक बहुत बड़ा फायदा उधर से, ये जो मिसाइल्स हम पहले इंपोर्ट करते थे सुरक्षा के लिए, बट अब हम खुद बनाएंगे और इवन लोगों को देंगे, तो ऑब्वियसली हमारा देश इसमें सुदृढ़ होगा। तो सुरक्षा सिर्फ एक जगह से नहीं आएगी, आपका महिला सशक्तिकरण जो अब काफी अच्छे से चल रहा है। अब तो ये नोन भी है कि सारी लेडीज ही बैकबोन है एक तरीके से भाजपा का, और हम जो धीरे धीरे हमारे से अलग भी लोग थे उनको भी हम खींच करके भाजपा की तरफ ले ही आते हैं। तो सुरक्षा, हमारी महिला सशक्तिकरण, दूसरा एक देश सबसे ऊपर है, उसका सशक्तिकरण सबसे जरूरी है। तो सुरक्षा के लिहाज से भी अच्छा हो रहा है, और आगे और अच्छा करें तो। और अच्छी बात कही श्रीमती पल्लवी सिंह जी ने, और मोदी सरकार के लिए एक और अच्छी बात है कि इस तरह से जो महिलाएं हैं वो सिर्फ ना कि आपके लिए एक वोट है, बल्कि वोट बैंक भी है, क्योंकि ये पूरा बैंक की तरह ही आपके वोट को और इकट्ठा भी करेंगे। तो ऐसी महिलाओं पर खास ध्यान देना चाहिए मोदी सरकार को, ये मैं अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा। हमारे साथ IRCTC के DGM फाइनेंस हैं श्री KM सिंह जी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर विकसित भारत 2047 के बारे में? देखिए, विकसित भारत में तो सबसे बड़ी चीज है कि डेवलपमेंट पे फोकस करना है। मैं अगर रेल की बात करूंगा तो आप देखेंगे पिछले 5-6 सालों में काफी वंदे भारत शुरू की गई, जो कनेक्ट किया गया है, छोटे छोटे सिटीज को कनेक्ट किया गया, जिसकी वजह से अब एक पैसेंजर को कुछ पकड़ना है तो वो एक मेल एक्सप्रेस पकड़ रहा है, फिर कहीं उतर रहा है, कहीं जा रहा है। अब इन छोटे क्लस्टर्स को
काफी सरकार ने काफी फोकस किया है और वंदे भारत से कनेक्ट करने की कोशिश की है और आगे भी करेगी। अच्छे रेस लाए जा रहे हैं, अच्छे बढ़िया फैसिलिटी रहेगी ट्रेनों के अंदर में है। दूसरी बात यह, बहुत सारे छोटे लोकेशंस को एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जा रहा है, बहुत अच्छे एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं और जो छोटे एयरपोर्ट्स है उसको डेवलप करा जा रहा है और नए छोटे एयरपोर्ट्स को लाया जा रहा है। तीसरा, आप देख सकते हैं कि अभी कश्मीर बिल्कुल कट ऑफ था, मतलब कश्मीर या तो आप रोड से जा सकते थे या फिर आपको फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। आज आप कटरा तक पूरे कनेक्टेड हैं देश के राजधानी से, प्लस कटरा से अब श्रीनगर तक आप जा सकते हैं। 2 वंदे भारत ट्रेनें चालू की गई हैं जो यहां से सुबह चलेंगे, उधर से चलेंगे, 2 रेक चालू किए गए हैं। तो आप 3.5-4 घंटे में आप पहुंच जा रहे हैं सारी फैसिलिटी के साथ में। ये बहुत बड़ी चीज है। हो सकता है आगे चल के सीधे आप कश्मीर श्रीनगर जा पाए दिल्ली से, देश की राजधानी से। चौथा, ये स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है क्योंकि हमारा यूथ जो है काफी टैलेंटेड है। पहले वो टैलेंट को नर्चर नहीं करते थे, अब हम लोग स्टार्टअप से बहुत फोकस कर रहे हैं, बहुत सरकार सपोर्ट कर रही है और शायद इसका बहुत सारे चीजें आ रही हैं जो हम अपने देश में बना पा रहे हैं, अच्छे चीजें कर पा रहे हैं, अच्छे रीजनेबल रेट पे दे पा रहे हैं, जो शायद पहले पॉसिबल नहीं था। सरकार बहुत फोकस भी कर रही है कि इन स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट किया जाए, जितने सरकारी कंपनियां हैं या प्राइवेट में हैं, और इनको अच्छे से अच्छे फंडिंग की जाए कि अच्छा कर पाए। मतलब ठीक है, लॉस प्रॉफिट बिजनेस में होता रहता है, लेकिन अगर कुछ शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर लॉस के डर से कुछ आगे अच्छा हो नहीं पाएगा। तो ये काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि कमिंग 5 इयर्स में जो विकसित भारत का एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है, बुलेट ट्रेन हम लोग सरकार काफी काम अच्छा कर रही है। तो अहमदाबाद से मुंबई तक का जो हमारा वो कॉरिडोर बन रहा है बुलेट ट्रेन का, तो हम लोगों को लगता है, आशा करते हैं कि 5 साल के अंदर में एक हमारा क्लस्टर वो चालू हो जाएगा, जो शायद हम जापान के कुछ चीजों के लिए हम उसके बराबरी कर पाएंगे। आसान प्रोजेक्ट नहीं होता है बुलेट ट्रेन बनाना, एक अलग कॉरिडोर क्रिएट करना और दोनों साइड से बैरिकेडिंग करना कि कोई कुछ आ ना पाए, बट बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया आ रहा है और सभी लोग काफी फ्री महसूस कर रहे हैं। और जहां नया सेगमेंट आ रहा है, सरकार भी बहुत सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत जरूरी है, अच्छा होना, तभी ज्यादातर इंडस्ट्रीज आती हैं और सपोर्ट करती हैं। अब आप देखोगे डिफेंस कॉरिडोर बनाए इन्होंने वो बुंदेलखंड के बेल्ट में, जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। लोग सोचते थे पानी नहीं आता बुंदेलखंड में तो क्या एस्टैब्लिश करेंगे। बहुत ही अच्छा डिफेंस कॉरिडोर उन्होंने क्रिएट किया है। कितनी जॉब्स आ रही हैं, कितना अच्छा क्रिएशन हो रहा है। मैं तो नहीं मानता हूं कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। मतलब आज भी हर कंपनियों कुछ न कुछ लोग चाहिए होते हैं। हाँ, अब लोगों को चाहिए कि हाँ हम वो स्टार्टअप शुरू करें कि ना करें, हमें इतनी सैलरी चाहिए कि कम में शुरू करें, कुछ सीखें, आगे बढ़ें। तो है, काफी चांसेस हैं और काफी अच्छा हो रहा है। मतलब मुझे उम्मीद तो पूरी है कि काफी अच्छा मतलब होगा। 2047 तक काफी बढ़िया डेवलपमेंट हो जाएगा और हम एक विकसित भारत बन पाएंगे। मतलब इतना डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, संजीत झा जी हैं। और संजीत झा जी के बारे में बताते चलूं कि सर, मुझे याद है 2005-6 में सेक्टर 15 में जो मार्केट है, आपकी दुकान में 3-4 लोग बैठा करते थे और उसमें भी ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा फंस गए। अभी हाल ही में मैं ऑफिस गया, सेक्टर 8 में 6 लगता है, जितना बड़ा आपका केबिन है उसमें तो हमारा आधी कैंटीन आती है। और ये पैसा अचानक कैसे, तो क्या ये विकसित भारत का योग है या आपका कोई व्यक्तिगत विकास हो रहा है? कैसे किया आपने ये पिछले 10-12 सालों में, मैं देख रहा हूँ। सर, ये तो आप लोगों का प्यार है और ऊपर भगवान की कृपा। हमने शुरुआत जर्नी की थी लेटर प्रेस से, जो सबसे पहले पुराने जब आप शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है इंडिया के अंदर 3rd लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री है। मतलब ऑटोमोबाइल को ले लीजिए, फार्मा को ले लीजिए, उसके बाद प्रिंटिंग इंडस्ट्री ही आता है। बट दुर्भाग्य इसमें इस बात का है, जो हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो मशीनें जो आती है वो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने HMT ने शुरुआत करी थी, 10 साल तक काफी सारी मशीन बनाई और वो मशीन अभी भी चल रही है, बट उसके बाद अचानक से बंद कर दिया। इस सेक्टर में अगर गवर्नमेंट काम करे, देखे, और मैन्युफैक्चरिंग जो हम विदेश से मंगाते हैं काफी कॉस्टली पड़ता है, हम लोग वहां से रीयूज मशीन को लाके यहाँ अच्छे कंडीशन में चलाते हैं। तो इस सेक्टर में गवर्नमेंट को काम करने की बहुत जरूरत है। अगर सरकार देखे इस पे काम कर, क्योंकि प्रिंटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसके हम जो मैन्युफैक्चरिंग इंक तक हम बाहर से मंगा रहे हैं, हम अपने यहाँ क्यों नहीं बना सकते? तो 2047 क्या, वो तो बहुत लंबा आप विजन लेके चल रहे हैं। हम तो चाहते हैं जो अगले 5 साल में जब तक मोदी जी रहे, जो चीजें छूटी हुई है, हमारा पॉपुलेशन वाला जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है, इस पे काम करने के हमारे अपने विजन के हिसाब से इस पे बहुत, अगर मोदी जी नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा। तो विकसित भारत में 2047 का तो
माइलस्टोन सरकार के लिए होगा। हम तो चाहते हैं मोदी जी जल्दी से जल्दी और योगी जी उसके बाद इसको संभालें और हम लोगों को एक राम राज्य अपने जिंदगी में बना के दें, जो हम लोग अगले जनरेशन को हैंड ओवर करें, जो इसी तरह एक राम, क्योंकि हम मिथिला से आते हैं, हम तो चाहते हैं जो पूरा देश हमारा राम राज्य हो और ये हम बहुत जल्दी देखना चाहते हैं। उसमें आपकी भूमिका तो भगवान करे जो और दिन दुना रात चौगुना अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बात है। अपने अलावा भगवान के विषय में भी ये सोच है डेवलपमेंट के लिए, खासतौर से ये भी, और इसके लिए भी मैं कहीं ना कहीं मोदी जी और योगी जी ऐसे लोगों की बात, क्योंकि वो विजन आप तक पहुंच पाया है, ये मैं मानता हूं। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, अवनी जोशी। देखिए, लखनऊ जैसे शहर से निकल करके बॉम्बे जाना, फिर स्ट्रगल करना और अपने काम को करना, कोरोना जैसे पीरियड में मुझे लगता है जब बहुत सारे लोगों ने अपने शहरों को छोड़ दिया, ऐसे मौके पर भी अपना काम करके अपने को नेशनल लेवल पे पॉपुलराइज करना और खासतौर से इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना और स्टैब्लिश होना बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसके लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी सरकार है, लेकिन सरकार की योजनाओं को आप समझ सकते हो कि अगर वो योजनाएं बहुत खराब होती, या आप महाराष्ट्र के अंदर अगर वहां पे कल को सुरक्षा नहीं होती, या दिल्ली के अंदर या जिस भी आप शहर में जाकर के आप अपने प्रोग्राम्स करती हैं सिंगिंग के, डीजे के, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक फैक्टर होता है। आप गोवा में प्रोग्राम करती हैं, वहां भी बीजेपी की सरकार है, आप महाराष्ट्र में हैं, वहां भी बीजेपी की सरकार है, आप यूपी में बैठी हुई हैं, ये भी कहीं ना कहीं यहां पे भी भाजपा की सरकार है। तो विजन 2047 और विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, तो आप देश को, मोदी जी के कार्यकाल को पिछले इतने वर्षों में कैसा देखती हैं और आप अपना क्या कुछ और कहना चाहेंगी, हमारे दर्शकों को बताइए। मुंबई जैसा शहर है, वहाँ स्टार्टिंग से ही बहुत प्रोटेक्टिव रहे हैं वहाँ के लोग, एंड वहाँ पे कभी क्राइम बहुत रेयर हुआ है, और अभी भी बीजेपी की सरकार में भी बहुत अच्छा चल रहा है, एंड बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे, मेट्रो बन रही है बहुत तेजी से, एंड सारे रीडेवलपमेंट पे चले गए हैं, सारे बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग, और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है उधर तेजी से। सो वो मुझे दिख रहा है एक नया होता हुआ। प्लस मैं तो बीजेपी सपोर्टर हुई, तो आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड कि बीजेपी हमेशा रहे, एंड मोदी जी जिंदाबाद, लव यू मोदी जी। हमारे साथ एक दूसरी फैशन डिजाइनर हैं, खासतौर से यहाँ पे शख्स हैं, दूसरी शख्सियत है यहाँ पे, सुहानी जी। आपने अपने विचार रखे, लेकिन फिर भी बहुत सारे विचार हैं, क्योंकि विकसित भारत 2047 की बात हो रही है। आप नोएडा में भी काम करती हैं, आप दिल्ली में भी काम कर रही हैं, वहां भी बीजेपी की सरकार है, यहां भी बीजेपी की सरकार है, मोदी जी केंद्र में है। क्या कुछ आपको अब तक मिला है और क्या कुछ आप अपेक्षा करते हैं, ये प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। मैं एक्चुअली ये कहना चाहूंगी कि जो फीमेल के लिए स्पेशली जो मोदी सरकार ने काम किया है, कमेंडेबल है। और दूसरा ये कि मैं ऑलमोस्ट 8 स्टेट में काम कर रही हूँ, और मोस्टली 90% फीमेल जुड़ी हुई हैं, जिसमें 700 से ज्यादा महिलाएं हमारे साथ काम करती हैं। मेरा इतना ही है कि जब भी जो भी हम खरीदें, स्वदेशी खरीदें। इससे जो हमारा विकसित भारत 2047 का सपना, वो तभी पूरा हो पाएगा, क्योंकि जब तक हम अपने बनाए हुए देश की चीजें बनाए हुए, अपने कारीगर की चीजें बनाए हुए प्रमोट नहीं करेंगे, पहनेंगे नहीं, तो सपना शायद हम ना पूरा कर पाए। जब भी मैं छोटे छोटे गाँव में जाती हूँ, तो जो वहाँ के कारीगर है, लोकल आर्टिजन्स हैं, उनके सपने क्या होते हैं? उनके सपने सिर्फ यही होते हैं कि जो हमारी आर्ट है, जो लॉस्ट हो रहा है, जो हेरिटेज है, वो जा रहा है, लोग इतना प्रमोट नहीं कर रहे हैं। बस उनके काम को सराहाया जाए, उनको काम करने का मौका दिया जाए। और इसमें गवर्नमेंट काफी एक ई-हार्ट करके भी आता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोदी जी ने लॉन्च। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।